ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक मैट्रिसेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट पिछले टॉपिक से कोई है नहीं। ठीक है ना, मतलब 11th का कोई भी टॉपिक की जरूरत आपको इसके लिए नहीं पड़ती। अच्छी बात ये है। दूसरी चीज, अरे ये क्या हो गया? दूसरी चीज कि अगर हम बात करें बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है, तो बोर्ड्स में इससे आते हैं 10 मार्क्स, राइट। अच्छा, 10 मार्क्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स भी इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग डिटर्मिनेंट्स। और दोनों चैप्टर एक दूसरे पे बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंट कह सकते हो, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट करोगे तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैट्रिसेस करोगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज इट्स one of the easiest topics of boards, one of the easiest topics। ठीक है, गुड मॉर्निंग अनुष्का। सो पहली चीज, बोर्ड्स में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कहीं ना कहीं अलजेब्रा का पार्ट बनते हैं, और उससे आते हैं बोर्ड में आपके 10 नंबर। ठीक है, टॉपिक का अगर डिफिकल्टी लेवल के वाइज बात करें तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है आपके एनसीईआरटी से। अलजेब्रा का टॉपिक है, तो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और उनका एप्लीकेशन रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं रहेगा, जैसे कि हमने बाइनोमियल में देखा था, या पीएनसी हो गया, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया, जहां पे फॉर्मूलाज बहुत कम है लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। वहां पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा लगती है। बट व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इट्स वेरी इजी। ठीक है, दूसरी चीज, दिव्यांशु पूछ रहा है सर आउट ऑफ 80 मार्क्स 10 मार्क्स का बस होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। दिव्यांशु, 80 मार्क्स में आपको अगर 14 टू 15 चैप्टर्स लगभग, हाँ, अराउंड 14 चैप्टर्स आपको करने हैं। तो अगर आप पर चैप्टर का वेटेज देखोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 5 से 6 नंबर के बीच में, राइट। पर चैप्टर का वेटेज निकालोगे तो 5 से 6 नंबर के बीच में। अब इसमें कैलकुलस होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, वहां पे लोग गलती करते हैं। बट मैट्रिसेस में क्या है, द चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक आर वेरी लेस, बहुत कम चांसेस है कि आप कोई गलती करोगे। ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। दूसरी चीज, मैट्रिसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है बाकी चैप्टर्स में। अगर थोड़ा सा आगे निकल जाओगे तो आपको मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स आपको देखने को मिलेगा आपके। इनफैक्ट मैट्रिसेस में हम कुछ कुछ पढ़ेंगे जो डिटर्मिनेंट्स में जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट्स का यूज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा, 3D ज्योमेट्री में आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा। जो क्लास 10th में आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को जो सॉल्व करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहीं ना कहीं इसी के हेल्प से डेवलप किया गया मेथड है, राइट। आगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट दे बहुत सारे अकाउंट्स के, इंजीनियरिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करते हैं, वहां पे भी चीजें जो है मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स पे डेवलप की गई हैं, राइट। तो आगे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरू करते हैं फिर। ओके, सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स होता क्या है। तो डेफिनेशन देख सकते हो, अ मैट्रिक्स इन एन इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटन बिटवीन ब्रैकेट्स। तो कुछ नंबर्स होते हैं जो रेक्टेंगुलर एरे मतलब कॉलम रो में डिवाइड करके एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। A matrix is usually represented by a capital letter and classified by its dimensions। तो जनरली हम मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको उसके डायमेंशन से क्लासिफाई करते हैं। अब ये डायमेंशंस क्या होता है, तो डायमेंशंस आर नथिंग बट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। बिकॉज जैसे कि ऊपर बताया गया कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स अरेंज होते हैं, कुछ सिंबल्स अरेंज होते हैं, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैट्रिक्स का कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है।
तो ये कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए उस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। ये m इंटू एन जो दिख रहा है ना आपको, तो m इंटू एन वो उसका ऑर्डर बता रहा है, m इंटू एन उसका ऑर्डर बता रहा है। कहने के लिए यहाँ पे जो m दिख रहा होगा, ये m उसके नंबर ऑफ रोज बता रहा है, m उसके नंबर ऑफ रोज बता रहा है, एंड n उसके नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, यहाँ पे तीसरा कॉलम होगा, चौथा कॉलम होगा, इसी तरीके से करते करते ये लास्ट वाला कौन सा कॉलम दिख रहा है, ये मेरे को nth कॉलम दिख रहा है, ये मेरे को nth कॉलम दिख रहा है, राइट। अच्छा, हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। अच्छा, बीच में ये डॉट 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 नहीं दिया हुआ है, बट ये इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो ये mth एलिमेंट है, ये mth एलिमेंट है। सो जो नंबर ऑफ कॉलम्स के कारण ये मेरा लास्ट में nth कॉलम का एलिमेंट दिख रहा है, और नंबर ऑफ रोज जो m थे उसी के कारण मुझे यहाँ पे mth एलिमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है आपके दिमाग में अभी आ रहा हो कि सर ये स्मॉल a11 क्या है, स्मॉल a12 क्या है। सो दीज आर नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन सबको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है। हो सकता था यहाँ पे नंबर्स हो, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे कुछ पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स ए, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमें नहीं पता अभी कौन सा इंफॉर्मेशन है और ना ही हम इंटरेस्टेड है अभी राइट नाउ। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है, राइट, कैसे पहचानो कि मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि क्लोज ब्रैकेट यूज किया गया होगा, और उसके अंदर जो नंबर्स है वो रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड होंगे, क्लोज ब्रैकेट में अरेंज किया गया होगा, और उसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो कॉलम्स और रोज में डिवाइडेड होंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितने कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं आपको, तो आई कैन से दैट दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। रोज की बात करें तो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, राइट, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज हो गए 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। अब ये नंबर्स कैसे आए 1 2 3 4 5 6 कैसे आए, हो सकता है तो कोई पर्टिकुलर रूल दिया हो, कोई एक पर्टिकुलर रूल दिया हो जो रूल अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। मैंने एक सिंपली कोई भी एक रैंडम सा एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स का। तो बस अभी हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मेरे सामने एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ये मुझे पता चल जाना चाहिए देखते ही। जैसे मैं देख सकता हूँ कि इसके 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जो होता है वो रोज इनटू कॉलम्स होता है। मतलब हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स करके डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो है 3। तो हम बोलेंगे कि दिस मैट्रिक्स A will have an order of 2 cross 3, right? This matrix A will have an order of 2 cross 3. Is this clear to everyone? यहां तक डन है, कोई दिक्कत? रिवांश पूछ रहा है कि सर A11 A12 क्यों नहीं क्यों दिया है। रिवांश सिंबल्स है वो सब, अभी सिंबल्स है। A11 की कोई वैल्यू होगी, A12 की, अच्छा A11 की कोई वैल्यू होगी, A12 की कोई वैल्यू होगी। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं, सबको ध्यान से सुनो, मैं मान लो आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसका ये क्या कौन सा पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है। तो दिस इज A21, दिस इज A21। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है ना, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है ये हमको रो बताता है, और जो सेकंड में लिखा हुआ रहता है ये मेरे को कॉलम बताता है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि ये नंबर 4 का पोजीशन बताइए, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं सिंबल क्या यूज करूंगा, स्मॉल a21, स्मॉल a21, राइट। सिमिलरली बताइए
इसके बारे में अगर बात की जाए, इस 2 के बारे में, ठीक है ना, इस 2 के बारे में, तो इस 2 को क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये कौन सा, आप पहले रो लिखोगे, ठीक है ना, पहले लिखोगे क्या, रो लिखोगे। तो कौन सा रो में आ रहा है 2? रो 1 में आ रहा है। तो पहले आप यहाँ पे नीचे 1 लिखोगे, नीचे हमने 1 लिखा, और रो 1 में आने के बाद कौन सा एलिमेंट है? तो सेकंड एलिमेंट है। यस, रो 1 में सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इसलिए A12 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, ठीक है। इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत है कहीं तक? अगर समझ में आए तो जल्दी से एक बार यस पे क्लिक करके कंफर्मेशन दो, अगर कोई डाउट है तो नो पे क्लिक करो, हरी अप। व्हाट इज मैट्रिक्स? इट्स अ रेक्टेंगुलर एरे जिसमें नंबर्स अरेंज होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। जनरली हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका डायमेंशन, उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जैसे m इंटू एन लिखा हुआ है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं रोज इन रो, मतलब मान लो कि इसमें जैसे कि एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 2 रोज थे और 3 कॉलम्स थे, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 क्रॉस 3। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे हम लोग? 2 इंटू 3 नहीं बोलते, जनरली वी प्रोनाउंस एट 2 क्रॉस 3, ठीक है। मुस्कान डन, कोई दिक्कत? निखिल, रोहित, कहां पे दिक्कत हो रही है बताइए, अनम्यूट करके बताइए। नो सर, दिक्कत नहीं है। हम मुझे मतलब बोले आपकी दिक्कत नहीं है तो क्रॉस पर टिक करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। हाँ ठीक है, 2/3 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिखना है, वैसे लिखने में मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखना, प्लस मत लिखना बस। नेक्स्ट, एब्रिविएशन, वो जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था मैं, ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है, फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ए आई जे लिखा हुआ है। कैपिटल ए क्या था? वो मैट्रिक्स को जो नाम दिया गया है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? तो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, और हर एलिमेंट को हम लोग कुछ ए सॉरी हर एलिमेंट को हम लोग ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे आपका आई क्या बताता है? तो आई आपका रो का पोजीशन बताता है, आई आपका रो का पोजीशन बताता है, और जे आपका कॉलम का पोजीशन बताता है, राइट, कॉलम का पोजीशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे यहाँ पे m रोज हैं, अगर हमारे यहाँ पे ऑर्डर है m क्रॉस n, देखो ध्यान से, अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, राइट, तो मतलब नंबर ऑफ रोज टोटल कितने हैं? m है, नंबर ऑफ कॉलम्स है n, तो उस केस में जो आपकी i की वैल्यू होगी, जो i की वैल्यू होगी वो 1 से लेके m तक लाई करेगी, 1 से लेके m तक लाई करेगी, m के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। सिमिलरली जो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वो, अगर m क्रॉस n लिखा हुआ है तो n कॉलम्स वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां जो j होगा, that j will lie between 1 to n, that j will lie between 1 to n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन ये मतलब मान लो थोड़ा सा जेई वगैरह में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रहता है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स में, बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स, बोर्ड्स में सारे क्वेश्चन में आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर रियल, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रियल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। डज द ith रो मतलब कोई भी पर्टिकुलर रो, लेट्स से आई रो को अगर उठाओगे तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ai1, यहाँ पे लिखा हुआ है ai1, ai2, ai3, ऐसे करते करते ain, अगर उसके n कॉलम्स होंगे तो। सिमिलरली jth कॉलम के एलिमेंट्स उठाओगे तो aij, a2j, a3j, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि इसका ऑर्डर में सेकेंड एलिमेंट तक फिक्स हो जाएगा, वो j रहेगा हमेशा, ठीक है। लास्टली, इन जनरल aij इज एन एलिमेंट, aij इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। तो aij एक ऐसा एलिमेंट है जो कि i वाला रो पे होगा एंड j वाला कॉलम पे होगा। We can also call it as ijth element of A. And the number of elements in an m into n matrix, एक m into n matrix के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो m into n ही रहेंगे। जब ऑर्डर पता चल जाता है कि इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स है,
और हर एक एलिमेंट, हर एक पोजीशन पे एक ही एलिमेंट है, तो 2 into 3 करोगे तो टोटल 6 एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि ये पिछला वाला एग्जांपल था, इस एग्जांपल में 2 रोज थे, 3 कॉलम्स थे, तो टोटल एलिमेंट कहता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कीजिए, जो वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और यहाँ पे भी अगर गिन के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई बिलीव सारे लोग अब इतना समझ गए कि एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, construct a 3x2 matrix whose elements are given by aij is equal to 2i minus j। तो हमको एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो कुछ इस रिलेशन से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। मान लो जैसे ए नाम दिया मैंने मैट्रिक्स को, अब 3x2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 रोज होंगे, तो a11 a12 a21 a22 a31 a32, राइट। आपका कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर के एलिमेंट्स कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, बिकॉज यहाँ पे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम्स बोले हुए थे, और ये आपका 3 रोज हो जाएंगे, ये आपके 3 रोज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है, दे आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। तो लेट्स से आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a11, मुझे a11 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि aij की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 2i minus j। तो मैं i की वैल्यू 1 रखूंगा और j की वैल्यू 1 रखूंगा, बिकॉज मैं अभी ये फाइंड आउट कर रहा हूं। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 1 minus 1। नाउ 2 into 1 minus 1 will give me 1। सिमिलरली a12 निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, अब i की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू 2 रखेंगे, सो 2 into 1 minus 2 0 हो गया। a13 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, a13 तो है ही नहीं वहां पे। अब अगर मान लो मुझे a21 निकालना था, तो मैं i की जगह पे 2 रखूंगा और j की जगह पे 1 रखूंगा, तो दैट विल गिव मी 2 into 2 minus 1, तो ये हो गया 3। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से बाकी सारे एलिमेंट्स निकालो, जल्दी से बाकी सारे एलिमेंट्स निकालो। हरी अप। आपको बता दूं कि बहुत बार एनसीईआरटी ने, बोर्ड्स ने एक्चुअली ये 1 नंबर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं कि नहीं, बस इतना लिखने के 1 नंबर मिलते हैं आपको। वहां पे कैलकुलेशन भी शो नहीं करना होता है, सीधा एलिमेंट लिख देते हैं लोग। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड हर्षित। रिवांश ने भी कर लिया, रिवांश ने मेरे को चैट में वैल्यू भेजी है, मैं उन्हीं वैल्यूज को लिख रहा हूं, अगर गलत होगा तो रिवांश को पकड़ना सब। सो रिवांश ने दिया है a22 का वैल्यू दिया है 2, a31 का वैल्यू दिया है 5 एंड a32 का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, सबका यही आ रहा है? यस सर। ग्रेट, बच गया रिवांश क्या। वेरी गुड ओम, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स किया, निखिल ने कर लिया, दीक्षा ने किया, अनिमेश ने किया है, दिव्यांशु ने कर लिया, रोशन ने कर लिया है, सौरभ ने किया, अनुष्का ने किया, चलो वेरी गुड। सो तो फाइनली अगर मुझे इस मैट्रिक्स को लिखना हुआ तो मेरा फाइनली वो मैट्रिक्स क्या होगा, आई विल पुट डाउन द एलिमेंट्स, इट विल बी 1 0 0 1 0 3 2 5 4। ठीक है ना, तो दिस विल बी माई आंसर। मिल गया आपको 1 नंबर, बोर्ड्स में 1 नंबर के लिए रेडी हो चुके हो। चलो ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है उसका, आफ्टर द क्लास आपको ये फाइल मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा अगर कोई चीज आपको डाउट होगी तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगेन बोर्ड्स में जनरली वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच में मैंने हमेशा एक क्वेश्चन देखा हुआ है 1 मार्क्स में, राइट। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे बोर्ड्स का क्वेश्चन है 1 मार्क का।
If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? आपको पता है कि अब मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो उसके क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल है? सोचो, सिंपल सा सर 9 into 2, 6 into 9 3, into 2, वेरी गुड, 9 6 into 2 हो गया, 6 into 3 हो गया, और 3 into 9, और निखिल 3 into 18, 9 into 2, 2 into 9, and 4 in सर 1 into 18 भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। तो देखिए केसेस क्या होंगे। सबसे पहले आपको इसको कैसे सोचना है कि मान लो उसके जो ऑर्डर्स थे ना, मान लेते कि वो m क्रॉस n थे, मान लेते हैं कि वो m क्रॉस n थे, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 8 मैसेजेस भी आ चुके हैं, लोग चैट में भी रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो, मुझे पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं यार, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 कैसे आता है, ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ही आया था। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आया था। पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो कहने के लिए जो 18 है, और मुझे पता है कि m जो है वो 1 से लेके, मतलब m नेगेटिव नहीं हो सकता, m फ्रैक्शन नहीं हो सकता, m का कम से कम वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली n का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, राइट? सर एक डाउट है। हाँ रोशन बोलो। सर आप मतलब कि m और n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। मिनिमम आप देखो जो आते हैं पहले इस स्लाइड पे, तो ये अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, i हैज टू बी बिटवीन 1 to m, मतलब i का कम से कम एक वैल्यू तो रहेगा ही, ठीक है ना? तो अगर एक कोई value एक भी जीरो, नल तो कोई मैट्रिक्स होता नल मैट्रिक्स में भी एक एलिमेंट होता है। नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर सारे ऑल एलिमेंट, एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स आर 0, बट पोजीशन तो अभी भी डिफाइंड है ना कि उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो उसमें भी तो अगर आप सिर्फ एक 0 लिखते हो तो एक कॉलम और एक रो हुआ कि नहीं उसमें? यस ये सर। 1 1 बोलोगे ना, ठीक है। तो लड़का तैयार है, रेडी है, आगे के टॉपिक्स भी इसको पता है, गुड। ओके, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था 18, तो गाइस सबसे पहली चीज की यहाँ पे ना m जो होता है ना ही नेगेटिव हो सकता है ना ही 0 हो सकता है, कम से कम उसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो लॉजिकली आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है कि 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ, 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ, मेरे ख्याल से सबने थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा होगा, स्टार्टिंग की क्लास तो सब बड़े जोश में है, स्टिल मुझे तो बताना है एक बार प्रॉपर सोल्यूशन ना। एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है, राइट? अच्छा, मैं यहाँ से ना वेटिंग रूम ऑन कर देता हूँ ताकि अब कोई निकले तो पता चल जाए, और मीटिंग भी लॉक कर दिया। सिमिलरली अब ये 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो आपको ये देखना, जैसे कि अभी मेरे को निखिल कह रहा था सर 2 into 9, तो अगर 2 into 9 हो सकता है तो 9 into 2 भी पॉसिबल है। ओम अभी बता रहा था कि सर 1 क्रॉस 18 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 1 क्रॉस 18 का मतलब क्या हुआ? एक रो और 18 कॉलम। लेकिन अगर 1 क्रॉस 18 भी पॉसिबल है तो 18 क्रॉस 1 भी पॉसिबल होगा। फिर किसी ने 3 क्रॉस 6 बोला था, बिकॉज 3 into 6 18 होता है, तो 6 into 3 भी पॉसिबल है। और कुछ बच गया क्या? और कुछ बच गया क्या? सोचो, 1 से शुरू किए तो 18 होना पड़ेगा, 2 से शुरू किए तो 9 होना पड़ेगा, 3 से शुरू किए तो 6 होना पड़ेगा, 4 से शुरू करोगे तो वहां पे 4.5 चाहिए होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, 5 से शुरू करोगे तो उधर 3.6 होना पड़ेगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, 6 से शुरू किए तो 3 कवर कर चुके हैं, 7 से करोगे नहीं होगा, 8 से करोगे नहीं होगा। तो इस तरीके से भी अगर थोड़ा हिट एंड ट्रायल शुरू करोगे तो you'll realize कि these are the final possible cases, ठीक है। तो कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हो गए यार? कितने ऑर्डर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, सो फाइनली 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। इसका आंसर क्या होगा? 6 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। दीक्षा ने भी एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर रखा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने ओके नेक्स्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो गाइस क्या है कि ना, ये जानना क्यों जरूरी है, एक कभी कभार 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूछ देता है,
दूसरी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल पे, इवन मान लो बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और वो एमसीक्यू है, तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है ना, वो इसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ रहता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो एज सच क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान उतना ज्यादा यूज नहीं पड़ता, बट बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट आंसर होता है, समटाइम्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसलिए हमारे माइंड में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी जो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर, दे विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर। मतलब अल्टीमेटली आपने ये देखा ना कि मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो वो और ऑर्डर होता है m क्रॉस n, तो उसी ऑर्डर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अभी पहले डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दिमाग में क्या आना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, लेंथ मतलब चारों साइड इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। एक रेक्टेंगल को अगर एक स्क्वायर बनना होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका लेंथ और उसका ब्रेथ सेम होगा। तो एक मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलोगे? सिंपल सा फंडा है, एक मैट्रिक्स को आप एक कॉलम इक्वल होगा सर। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो भी मैट्रिक्स आपको दिख जाए जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज A11 A12 से लेके कहां तक गया? A1n तक गया। तो ये मेरा nth कॉलम, ये कहने के लिए मेरा nth कॉलम का एलिमेंट था। और ये देखो A11 A12 A131 ऐसे चलते चलते AN1, तो ये मेरा कौन सा रो का एलिमेंट था? ये मेरा nth रो का एलिमेंट था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें मेरे नंबर ऑफ रोज भी n है और इसमें मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या जानते हो? इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम AIG लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और हम जनरली ब्रैकेट के बाहर वो उसका ऑर्डर लिखते हैं, राइट? n क्रॉस n। अब अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप अगर चाहो तो n क्रॉस n की जगह पे सिर्फ n भी लिख सकते हो, n क्रॉस n की जगह पे सिर्फ n भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि n लिखने का मतलब वो n into 1 होगा, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं होगा। मैट्रिक्स में अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगा के n लिखे हुए तो वहां पे ये माना जाएगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है और जिसके नंबर ऑफ रोज भी n है। तो अगर आपको कहीं पे ये दिख जाए तो मत सोचना कि उसका नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ठीक है ना? तो n का स्क्वायर लिख देंगे सर। n का स्क्वायर लिखते ही नहीं है मतलब, और मल्टीप्लाई नहीं करते ना यार। मैंने पहले भी बोला कि हम ऑर्डर जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कह सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम होता है तो हम दोनों वैल्यू नहीं लिख के एक ही वैल्यू लिखते हैं, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। मतलब मान लो कि अगर अभी आगे जब पढ़ोगे और बुक में अगर कहीं पे आपको एक मैट्रिक्स लिखा होगा और ब्रैकेट में बस एक n लिखा होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है? यस, कह सकते हो निमेश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर। n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना। राइट नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर है, ऑर्डर बता रहे हैं तो वहां पे n स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम लोग। एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल A, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 3 - 1 0, 3/2 3√2 1 4 3 - 1। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। नोटिस कर रहे हो? इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोल दिया है तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि दिस इज ऑफ द फॉर्म 3x3, जहां पे इसके नंबर ऑफ रोज भी 3 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देख सकते हो AIJ m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो यहाँ पे अगर सिर्फ m बोलते हैं ना तभी समझ में आ जाना चाहिए कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एनसीईआरटी से सब पढ़े होगे तो देखो एनसीईआरटी का ही पार्ट कट किया हुआ है, कुछ याद आ रहा होगा। नेक्स्ट, इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द एलिमेंट्स A11 A22 ANN, इस सबको बोला जाता है डायगोनल। इन सबको बोला जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है ना? A11 मतलब अगर मैं यहाँ पे वो कर दूं, देखो एक स्क्वायर के केस में दो डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल जो अभी मैंने बनाया वो हो सकता था, या फिर एक डायगोनल ये भी हो सकता था।
हम जब मैथ्स मैट्रिक्स में बात करते हैं तो हम डायगोनल किसे कंसीडर करते हैं? हम उस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं जो कि aij के फॉर्म में हो, वेयर i इज इक्वल टू j, वेयर i इज इक्वल टू j। तो अगर i को 1 रखे हो तो j भी 1 हो जाएगा, i को 2 रखे हो, i को 1 रखे हो तो j भी 1, i को 2 रखे हो तो j भी 2 हो जाएगा। तो i11 a11 ये हो गया, a22 ये हो गया, a33 ये हो गया। तो इसलिए इनके एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। रूल समझ रहे हो क्या कंडीशन दिया हुआ है? ऑल द एलिमेंट्स विल बी ऑफ द फॉर्म aij वेयर i विल बी इक्वल टू j, i और j की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना? तो ये वाला सेकंड वाला डायगोनल यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। So does the elements of the diagonals of A will be 1 4 6? तो जब अगर आपको बोल दिया जाएगा कि वो डायगोनल्स 1 4 6 होंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन से पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये कह सकते हो कि सीबीएसई बुक में ये नहीं है, बट सिंस वी वर डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर, तो सिंपल बस इतना याद रखो कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, तो वहां पे आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दैट विल बी मोर देन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज। सिंपल चीज, ठीक है ना? नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज होंगे। इस तरीके के मैट्रिक्स को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिंपल सी चीज। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है? द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक छोटी मोटी चीजें जो हमें याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, रो मैट्रिक्स, ये एनसीईआरटी के अंदर का है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अभी भी देखो सारे कहीं ना कहीं, अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब ऑर्डर के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं, राइट? तो ट्राई टू मेक एन रिलेशनशिप बिटवीन देम। नेक्स्ट इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोला जाता है यार? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगा, कंडीशन किस पे है? नंबर ऑफ रोज पे। सिर्फ एक रो होगा तो उसको रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बी के अंदर एलिमेंट्स है -1/2, √5, 2, 3। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट, एक रो है और 4 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 4 हो जाएगा, ठीक है ना? 1 क्रॉस 4 हो जाएगा। इन जनरल कोई भी रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लाइक Bij 1, यहाँ पे क्या 1 क्रॉस n, इट्स अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into n, ठीक है? तो इन सिंपल टर्म्स कोई भी रो मैट्रिक्स कैसे पहचानोगे? अगर उसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट होगा तो वो एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर एग्जांपल्स लिखना है तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स। 1, नॉट कॉमा, 1 2, ये भी एक एग्जांपल होगा रो मैट्रिक्स का। 1 2 3, ये भी एग्जांपल होगा एक रो मैट्रिक्स का। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर 1 क्रॉस 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। दैट्स ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो अब जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, उसी तरीके से अगला क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स आएगा। रो मैट्रिक्स में एग्जैक्टली 1 रो होना चाहिए। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में एग्जैक्टली 1 कॉलम होना चाहिए, ठीक है? कॉलम मैट्रिक्स में एग्जैक्टली 1 कॉलम होना चाहिए, राइट? तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें एक कॉलम है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स का, तो इसको आप एक कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो, इसको भी आप एक कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो, इसको भी आप एक कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो। ऑर्डर्स क्या क्या होंगे इन सबके? हाँ रोशन। 1 लिखा हुआ है, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और मतलब कि ये रो मैट्रिक्स भी बोल हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर डेफिनेशन के पास जाए तो डेफिनेशन जो है कंडीशन किस पे लगाया है? कॉलम पे लगाया है। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, उसने रोज के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है? अब जैसे 1 है रोशन, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, राइट? यस सर। इसमें ये 1 क्रॉस 2 हो गया, ये 1 क्रॉस 3 हो गया। Okay guys, so these are very simple examples. You just need to remember the types and relation याद रखो। स्क्वायर में दोनों बराबर थे, हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे से ज्यादा हो गया, वर्टिकल में भी एक दूसरे से ज्यादा हो गया। बस आपको इतना याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल में कॉलम्स ज्यादा था रोज से,
वर्टिकल में रोज ज्यादा था कॉलम से। फिर आया रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है। अब जब सिर्फ एक कॉलम बोला जा रहा है तो रोज के ऊपर कंडीशन नहीं है, तो रोज यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कितने भी हो सकते हैं। ओके, सो टिल नाउ द मैट्रिसेस वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। अभी तक हमने जितने भी मैट्रिसेस देखे थे वो उनके ऑर्डर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे कि उनके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे कि उनके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, कैसे हैं। सो अब हम देखेंगे, नाउ वी वुड लुक इनटू सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। हमको अब कुछ केसेस देखने हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने हैं जो उनके अंदर के एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो सबसे पहला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ, सबसे पहले व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? सो इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल वर्ड है ये आपको अभी थोड़ा सा हिंट देना चाहिए। जब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो मैं उसके डायगोनल के बारे में मैंने बात की थी ना आपसे। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हो? इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी उसको एक डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे कि आप ये देखो, यहां पे तो कोई डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं, कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं। इस मैट्रिक्स को देखो, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट हो गया, और नॉन डायगोनल में देखो ये नॉन डायगोनल था, ये भी जीरो है, और इसको देखो ये भी जीरो है। यहां देखिए, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। और नॉन डायगोनल को देखिए तो नॉन डायगोनल ये भी जीरो है और यहां भी सारे एलिमेंट जीरो है। तो कैसे पहचानोगे? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो होना चाहिए, तभी जाकर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर क्या डायगोनल एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट जीरो हो सकता है? तो डेफिनेशन पढ़ो एक बार। मेरा क्वेश्चन है, क्या डायगोनल एलिमेंट में से कोई एलिमेंट जीरो हो सकता है? यस सर, हो सकता है। कैसे? डेफिनेशन में कहीं लिखा हुआ है क्या? सर डेफिनेशन में ये भी तो नहीं नो लिखा है सर। कि नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, डेफिनेशन को अगर पढ़ोगे, दोबारा से एक बार डेफिनेशन रीड करो, आपके जो भी मन में डाउट्स आएंगे वो आपका डेफिनेशन ही क्लियर करेगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, Bij is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना? डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। अच्छा, ये सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? दैट इज अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अच्छा ये m क्रॉस n देख रहे हो ना क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर ये m क्रॉस m नहीं होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है? सो इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij इज इक्वल टू जीरो। Bij में ये क्या होता है? ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? Bij किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि Bij इज इक्वल टू जीरो when I is not equal to j। जब i की वैल्यू j, मतलब रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन जब सेम ना हो, उस केस में वो नॉन डायगोनल एलिमेंट बन जाएंगे और उसे जीरो होना चाहिए। तो मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख के देता हूं। 1 0 0 0, दिस इज ऑल्सो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो है। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे A22 भी तो जीरो है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट भी तो जीरो है। सो माय आंसर विल बी कि डेफिनेशन जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, वो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहता, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कहता है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कहता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? स्टूडेंट्स, क्या ये चीज क्लियर है? बताओ, आगे बढ़ते हैं यस फिर। सर।
right? So the condition is in what? The condition is on the नॉन डायगनल एलिमेंट, सिर्फ उसके ऊपर कंडीशन है और कहीं कंडीशन नहीं है, तो बिल्कुल अपने मन में डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। तो गाइस ऑर्डर है, ठीक है ना, एक लास्ट में एक स्लाइड बनाया हूं, तो एक ऑर्डर है। अभी हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अब हम देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? तो डायगोनल की जो भी प्रॉपर्टी थी या जो डेफिनेशन था वो तो यहाँ पे भी काम करेगा। तो सिर्फ इतना देखते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं। तो द फोकस शुड बी हियर, Bij is equal to 0 when I is not equal to j। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा Bij is equal to k, Bij is equal to k। अब यहां पे when I is equal to j, तो when I is equal to j का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है या डायगोनल पोजीशन। तो जब डायगोनल के देखोगे ना, तो डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, राइट? डेफिनेशन भी यही कह रहा है, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। अगर उसके diagonal elements equal होंगे, राइट? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया तो नॉन डायगोनल ऑलरेडी 0 हो चुका है, और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गया? इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एग्जांपल के तौर पे पहला मैट्रिक्स है A। अगेन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये जो 3 दिख रहे हो ये कहने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, ये कहने के लिए रो मैट्रिक्स भी होगा, कहने के लिए कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स भी था, और अब ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये सबके डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट बी वाले में देखिए, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट था, दोनों -1 है, और ये मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। बस एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है रोशन। आप आगे जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे पता भी चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई किया तो स्केलर मैट्रिक्स बन गया, ये सब रिप्रेजेंटेशंस है। नहीं सर, कहने का मतलब था कि जैसे डायगोनल मैट्रिक्स से पता चलता है कि डायगोनली मतलब हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स से कि सब इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स का वर्ड का मीनिंग मतलब कुछ होता है क्या? देखो स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर वर्ड जो है, राइट, नॉर्मली या जैसे वेक्टर स्केलर हो गए, तो स्केलर हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स का बस जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता होता है कि बाकी सारे 0 हैं। स्केलर मैट्रिक्स में बस क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में हमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हमको सारे डायगोनल एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, एक डायगोनल एलिमेंट भी पता हो गया और बोल दिया गया कि वो स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि सारे एलिमेंट उस डायगोनल पे सेम ही वैल्यूज होंगे। यही इंपॉर्टेंस है, कह सकते हो। अनिमेश पूछ रहा है सर सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 0 होने से भी तो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है अनिमेश, बिल्कुल हो सकता है। अनिमेश का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, लेट्स से पी मैट्रिक्स, और उसका एलिमेंट है कुछ ऐसा, तो क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा? तो स्केलर मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या है कि पहले देखो डायगोनल है कि नहीं। तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, तो ये भी 0 दिख रहा है, ये भी 0 दिख रहा है, तो ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल तो हो गया, राइट अनिमेश? पहला कंडीशन देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया। दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सर ऊपर वाले में तो नहीं है। किसमें? ऊपर सर वाले में अगर आप एग्जांपल देखोगे, ये देखो सर इधर से, कौन सा? सर राइट साइड से डायगोनल लीजिए, 0 नहीं √3 नहीं, फिर 0 आ रहा है। मैंने डायगोनल पहले ही बता दिया कि यहाँ पे मैट्रिक्स में जब हम डायगोनल की बात करते हैं हर्षित, तो हमारा कंडीशन होता है कि I शुड बी इक्वल टू J, I शुड Yes, बी sir. इक्वल टू J। अब जैसे अगर आप इसको देखोगे, इस वाले को देखो, तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या लिखोगे? A11 लिखोगे ना, इसकी पोजीशन क्या लिखोगे? A22 लिखोगे,
इसकी पोजीशन लिखोगे A33। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वाला पार्ट, आपके दिमाग Yes, में sir. ये वाला पार्ट आ रहा होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ये 0 जो है, इस 0 की पोजीशन क्या है, A13, सॉरी A13। अब A13 में अगर देखोगे तो I इज नॉट इक्वल टू J हो रहा है कि नहीं? क्या रो वाला और कॉलम वाला वैल्यू सेम है? नहीं No, है? sir, नॉन डायगोनल हो गया. हाँ, इसको देखोगे तो ये क्या है, ये आपका A31 है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो I इज नॉट इक्वल टू J हो रहा है, राइट? जबकि A11 में, A22 में और A33 में यहाँ पे I इज इक्वल टू J हो रहा था। तो जब Sir, हम तो डायगोनल diagonal एलिमेंट्स, बोलो। ले सर, जब डायगोनल लेंगे तो I इक्वल टू J होना चाहिए, वही डायगोनल लेंगे. हाँ हाँ, मतलब कहने के Yes. लिए स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल जाएगा आपका, और वो कहाँ से Okay. होगा? आप कह सकते हो कि टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम कॉर्नर तक, टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक, ये वाले डायरेक्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले देखा था स्क्वायर, स्क्वायर के बाद देखा था डायगोनल। तो डायगोनल एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स था। फिर आया था स्केलर, वो एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स था। अब आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स है, जो एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? तो स्केलर मैट्रिक्स की खासियत क्या होती थी? स्केलर, यस रोहित पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, परमिशन दिया हुआ है सबको। सर बोल रहे थे जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो उसमें साइन का वैल्यू होता है, जो साइन है -1 था, जो एक साइन नहीं है हाँ, सर, यही -1 और -1 है, उसमें साइन का वैल्यू होता है। बिल्कुल होता है। आप यही कह सकते हो ना कि अगर मैं यहाँ पे 1 0 0 1 लिखता, तो वहां पे एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट्स पे वो 1 है, स्केलर यहाँ पे 1 होगा, अभी या यहाँ पे सर -1 है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू है, सर मतलब हम दोनों बोल रहे अलग थे अलग कि होंगे। जो सर हम बोल रहे थे सर, जो फर्स्ट नंबर -1 है, सेकंड नंबर केवल माइनस कर दे तो इसमें जो होगा वैल्यू होगा या नहीं होगा? आप कह रहे हो फर्स्ट नंबर, मतलब नहीं समझा, दोबारा बोलिएगा। सर जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट नंबर है -1 है, और जो सेकंड है उसमें माइनस को हटा दे तो इसका वैल्यू होगा या डायगोनल होगा या नहीं नहीं, होगा? ये डायगोनल नहीं होगा, फिर ये डायगोनल नहीं होगा, सॉरी, डायगोनल होगा, स्केलर नहीं होगा। आपका जो क्वेश्चन है वो समझ गया मैं। आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लगाता हूँ, लेट्स से क्यू मैट्रिक्स, उसका वैल्यू रखा -1 0 0 1, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है रोहित? उसके डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आपने क्या रखा है, -1 एक रखा है, दूसरा 1 रखा है, तो इसलिए वो स्केलर नहीं कहलाएगा, लेकिन वो डायगोनल कहलाएगा। क्योंकि डायगोनल का कंडीशन क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो नॉन डायगोनल है वो 0 होने चाहिए, तो इसीलिए ये डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है। क्लियर? आवाज फिर से कट रही है, बोलिए, दोबारा से बोलिए। एकदम पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो, चैट में लिख दो, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। रिकॉर्डिंग में खुद को सुनोगे तो पता चल जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल पोजीशन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे डायगोनल पोजीशन पे सारी वैल्यूज होती है 1, डायगोनल पोजीशन पे सारे नंबर्स होते हैं 1, ठीक है? और नॉन डायगोनल पे होते हैं 0, नॉन डायगोनल पे होते हैं 0, राइट? तो ये एक पहला एग्जांपल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये दूसरा एग्जांपल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। कैसे पहचानोगे? नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए और डायगोनल वाले सब 1 होने चाहिए। स्केलर में क्या था, स्केलर में सेम बोला जाता है, तो 1 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कंडीशन आ जाएगा कि इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम एंड इट हैज टू बी 1 रहना चाहिए सारे एलिमेंट्स में। तो इसीलिए इसको एक 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, इसको एक 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे I2 लिखता हूं,
I2 अगर लिखा हुआ है तो मुझे क्या समझना चाहिए कि I2 का मतलब है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, सॉरी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेकेंड ऑर्डर का, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेकेंड ऑर्डर का। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 0 0 1 के फॉर्म में होंगे। सर वो 2 ऑर्डर है कि रो है? हाँ क्या कह रहे हो? सर I2 2 रो बता रहा है या ऑर्डर है? देखिए क्योंकि एक स्केलर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमको रोज और कॉलम्स अलग अलग बताने की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर। नहीं पड़ती। तो जब I2 लिखा होगा तो आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि ये 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 से ये पता चल जाना चाहिए कि 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसकी वैल्यू भी आप खुद से लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जब एक डायगोनल मैट्रिक्स था या एक स्केलर मैट्रिक्स था, वहां पे मेरे को उसके अंदर के एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे तभी जाकर हम लिख सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में क्या है, I2 अगर दिया हुआ है ना तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 क्रॉस 2 का स्केलर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये मेरा क्या है, दिस इज I3, तो I3 से मुझे ये पता चल जाएगा कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1। ठीक है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1। दिव्यांशु पूछ रहा है कि सर 2 के जगह पर अगर 3 होगा तो मैट्रिक्स का फॉर्म 3 into 3 फॉर्म में हो जाएगा। बिल्कुल दिव्यांशु, ये I3 हो गया आपका, ये मैंने I2 लिख ही दिया था, ये मेरा I1 हो जाएगा। ठीक है दिव्यांशु, तो अगर I3 लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये मैट्रिक्स लिख सकते हो। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक मैट्रिक्स लिख सकते हो। So last line, observe that a scalar matrix is an identity matrix when k is equal to 1. Scalar matrix में क्या था, सारे एलिमेंट सारे डायगोनल एलिमेंट्स k होते थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, वो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हो जाती है 1, राइट। तो हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एक स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। I1 की जगह पे I2 होगा, कैसे? देखो दिव्यांशु, ये 1 क्रॉस 1 हो गया तो इसीलिए I1, ये 1 क्रॉस 2 हो गया तो इसीलिए I2, ये 1 क्रॉस 3 है तो इसीलिए I3। कौन सी चीज में डाउट हो रहा है पूछो? सर 1 1 रहना जरूरी है डायगोनली, 2 भी तो रह सकता है। लेकिन 2 रहेगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, स्केलर होगा। अंतर बस इतना ही है ना। यस सर। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 होना चाहिए। फिर आया था स्केलर मैट्रिक्स, वो क्या कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब तो 0 करो और साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सबका सेम रखो। और फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कहता है कि नॉन डायगोनल को 0 करो, सबको सेम करना है लेकिन साथ में उसको 1 रखना है, मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 होंगे। ठीक है, फिर आता है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जिसके बारे में रोशन ने स्टार्टिंग में बोला था। तो किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आप तभी बोलोगे जब उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, जब उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो ये एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया जीरो मैट्रिक्स, ये आपका 2 क्रॉस 2 का हो गया, ये आपका 2 क्रॉस 3 का हो गया। तो सबसे छोटी सी चीज जो लोग कंफ्यूज कर जाते कभी कभार कि जीरो मैट्रिक्स need not be a square matrix, जीरो मैट्रिक्स need not be a square matrix। ठीक है गाइस, तो इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने की जरूरत नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब चाहे 10 into 4 का ही रख लो, 10 into 4 मतलब 40 एलिमेंट, उसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अब आपके मन में आएगा तो सर इसका तो वैल्यू 0 हो गया। तो गाइस मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि मैट्रिक्स में हम नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं।
Matrix does not have any value attached to it. Matrix does not have any value attached to it. डिटर्मिनेंट एक अलग चीज है. अगर आप थोड़ा सा दिव्यांशु डिटर्मिनेंट के साथ कंफ्यूज करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जब हम बात करें मैट्रिक्स का ना, तो इट इज अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग सम रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. एंड based on the elements or based on the order we have some types of matrices. ऑर्डर के बेसिस पे हमने 3-4 देख लिए थे, और अब उनके अंदर के एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने कुछ टाइप्स देखे. बस दैट्स इट. इसका इस मैट्रिक्स का कोई वैल्यू अटैच नहीं होता है. ठीक है. डिटर्मिनेंट में होता है, यहां पे कुछ नहीं. ओके. जीरो मैट्रिक्स को नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. जीरो मैट्रिक्स को नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सो ये आपके एग्जाम्पलर में ये चीज आपको मिलेगी. ठीक है. हो सकता है शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. देखो नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है इधर. अपर ट्रायंगल. तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल बनाओगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप अपर ट्रायंगल बनाओगे तो कैसे होगा? ये और ये, राइट, ये एलिमेंट्स आएंगे. तो ये अपर ट्रायंगल जो बन गया ना, उसको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स है, अपर ट्रायंगल जो बन गया उसको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स है उसको जीरो होना पड़ेगा, तब उसको हम बोलेंगे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल वही डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, अगर बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल अगर वो जीरो होते हैं तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है. ठीक है. Does A is an upper triangular matrix if Aij is equal to 0? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई बिलीव आप समझ पा रहे हो. Aij is equal to 0 for I greater than j. तो अगर I का वैल्यू 2 रखे हैं तो 2 greater than 1 होगा. इट मींस A21 आपका 0 होना चाहिए. अगर I का वैल्यू 3 रखे हो तो 3 greater than 1 होता है, 3 greater than true होगा. तो उस केस में A31 भी आपका 0 होना चाहिए एंड A32 भी आपका 0 होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. तो आप देखो ये आपका A21 था, ये आपका A31 था और ये आपका A32 था. ये सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. अगेन डायगोनल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उसमें से कोई 0 हो भी सकता है, कोई 0 नहीं भी हो सकता है. कंडीशन किसके ऊपर है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स के ऊपर. ठीक है ना. प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन. डायगोनल्स को पुट करके नीचे वाले का वैल्यू निकल सकते हैं क्या सर? अगर डायगोनल्स को पुट करेंगे तो नीचे वाले का वैल्यू निकल जाएगा. कैसे? कि वो जीरो है कि नहीं, मतलब चेक हो सकता है. नहीं चेक मतलब क्या? आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया होगा, मैट्रिक्स में अगर आप ये ट्रायंगल जो बन रहा है, या फिर ट्रायंगल छोड़ दो, मान लो आपने खाली ऐसे रखा, आपने देखा कि ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके नीचे वाले एलिमेंट को देखना, इसके नीचे वाले एलिमेंट सब बस 0 होने चाहिए, तो वो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा. सिंपल. आप इसमें कुछ चेकिंग नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ वैल्यू पुट करके चेकिंग वाला नहीं होगा. ये तो यहाँ पे रूल बता रहा है. एक रूल क्या कह रहा है कि Aij शुड बी इक्वल टू 0 फॉर I ग्रेटर देन j. I ग्रेटर देन j. ठीक है ना. तो ये मैंने I की वैल्यू रखी है और ये मैंने j की वैल्यू रखी है, और उस हिसाब से ये एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए. ठीक है. नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल और अबव. प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे या उसके ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है. ये सारे टाइप्स है यार, इसको जल्दी याद करना है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट इसको जल्दी जल्दी कवर करते चलते हैं. नेक्स्ट आता है लोअर ट्रायंगुलर. जैसे अपर ट्रायंगुलर में क्या था यार? अपर ट्रायंगुलर में हम लोग ऊपर ट्रायंगल बनाए थे. लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ये ट्रायंगल बनेगा. ठीक है ना. तो ये ट्रायंगल को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए. दूसरा डेफिनेशन ये कह सकते हो कि वहां पे हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करते थे, यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करोगे. राइट. प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करोगे. ये आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो. ठीक है. और बाकी सेम रूल यहाँ पे भी जो लगा हुआ है, पीछे वाले में क्या था? Aij is equal to 0 for I greater than j. यहाँ पे j greater than I होगा, बिकॉज ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वहां पे कॉलम का वैल्यू रो के वैल्यू से ज्यादा होगा. ओके.
हाँ ऑपोजिट है, सिमिलर है, मतलब एक तरीके से जैसे हमने रो कॉलम में देखा था ना, रो में एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। अब उसी तरीके से अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अपर ट्रायंगुलर बस इतना याद रखना, ऊपर का ट्रायंगल बना बाकी एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल बना बाकी सब जीरो। सो फाइनली ये चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जितने भी हमने टाइप्स अभी डिस्कस किए वो इसी के बेसिस पे है। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली दो केसेस में डिवाइड हुआ, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर में दो हो गए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। फिर आया था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद आया था स्केलर, और ये एक्चुअली में ये एक्चुअली यूनिट इसके नीचे होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना होगा, इसमें से कोई भी एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है, एंड दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। बहुत सारे टाइप्स है, आई एग्री, बट एक बार अगर गो थ्रू करोगे, नाम में ही अगर आप उस मीनिंग को निकालने की कोशिश करोगे तो फिर याद भी नहीं रखना पड़ेगा, इट विल बी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, नाउ विल डिस्कस सम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन, ठीक है ना, काटा कुटी नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या होता है मैथ्स में। हाँ रोशन बोलो। सर इसके पहले वाला जो पेज ओपन किए थे, एक बार फिर से ओपन कीजिए ना सर। ये वाला, हाँ यस सर। ये मिल जाएगा, स्लाइड मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हो गया थ्योरी सर। बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा स्नैपशॉट ले लिया होगा इसमें। ओके नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ऑपरेशंस क्या होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब चीजें, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं, आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मान लो कि एक दिख रहा है बहुत बड़ा सा 10x5 का 50 एलिमेंट है, और एक दिख रहा है 4x2 का 8 एलिमेंट है, तो वो तो बराबर हो नहीं सकते, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो पहला कंडीशन क्या होगा, मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए दे हैव टू बी ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब है दे हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर, दे हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर। दूसरा कंडीशन क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अभी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, अगर हम पहला मैं एक एग्जांपल से इसको शो करूंगा, ठीक है। बाकी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इतना तो समझते होगे, इतना बार मैथ्स कर चुके हो, कि अगर हम पहला मैट्रिक्स में अगर हम पिक कर रहे हैं, मान लीजिए 823 पिक कर रहे हैं, तो दूसरा मैट्रिक्स में B23 का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो जिस रो का जिस कॉलम से जो एलिमेंट पिक किए पहला से, सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो रो ऑर्डर हैज टू बी सेम एंड आल्सो द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैव टू बी इक्वल, ओनली देन आप कह सकते हो कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे, राइट। सो डज इफ A एंड B हैव टू बी इक्वल, देन M इज इक्वल टू P, मतलब दोनों के रोज इक्वल होने चाहिए, N इज इक्वल टू Q, दोनों के कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, राइट, मतलब अल्टीमेटली उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज, Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल Ij। तो Aij गाइस उसके अंदर का एलिमेंट होता है, Bij उसके अंदर का एलिमेंट होता है। अच्छा, सो माय क्वेश्चन विल बी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं A, बताइए चैट में जल्दी से, आर दे इक्वल मैट्रिक्स। चैट में जल्दी से बताओ, आर दे इक्वल मैट्रिक्स। सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है सर। चैट में बताने बोला था, माइक ऑन करके नहीं। दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स बिकॉज भले ही दोनों में 6 एलिमेंट है, 2 into 3 6, 3 into 2 6, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो उनके नंबर ऑफ रोज भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए। एक जगह पे 2 रो था, एक जगह पे 3 रो था, तो वो पे ऑर्डर ही सेम नहीं है, राइट। तो जैसे कि उन्होंने अनाउंसमेंट करके बताया, द आंसर इज नो। क्लियर, ओके।
ये आपके सामने एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल 2301 दे आर कॉल्ड एज इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये भी देखो सेम, ये भी सेम, ये भी सेम है और ये भी सेम है. लेकिन इसको आप इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो. क्यों नहीं बोल सकते हो? बिकॉज भले ही इसका ऑर्डर सेम है लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता. इट हैज टू बी द सेम ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा. इज दिस क्लियर गाइस? सो सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिसेस A and B आर इक्वल तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, जैसे मैथ्स में कोई भी दो चीज इक्वल होती है, A इज इक्वल टू B. यहाँ पे दिया हुआ है अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो एक्स वाई जेड वगैरह निकालना है, आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ एग्जांपल है. तो ये x का वैल्यू -1.5 हो जाएगा, ये y का वैल्यू 0 हो जाएगा. सिमिलरली ये z का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये a का वैल्यू √6 हो जाएगा, ये b का वैल्यू 3 हो जाएगा और ये c का वैल्यू 2 हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. दो मैट्रिक्सेस अगर इक्वल होंगे तो पहले उनका ऑर्डर देख लेना, ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर पहले ही बता दिया है क्वेश्चन की दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फिर उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने वाले हैं. यस दिव्यांशु, दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्ट सेम होना चाहिए. कॉपी बोल लो, ठीक है ना? धूम 3 जैसा दोनों आमिर खान होने चाहिए एकदम. नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, तब से बोलते जा रहा हूं तो एक क्वेश्चन आपके लिए. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे जो लेटर्स है ना ये सब फाइंड आउट करना है. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, सो फाइंड, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ यार. फाइंड x y z a b c. अच्छा सबका आंसर आना चाहिए. आई चेक कौन कौन आंसर नहीं कर रहे. सर x -3. चैट में कृपया बताओ, चैट में बोलें. चैट में बोले. मैं नहीं तो म्यूट करने का ऑप्शन, अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद कर दूंगा. सर चैट पे क्लिक करता हूँ तो क्वेश्चन हट जाता है ना सर. एक काम करो ना, कॉपी में सॉल्व करो पहले जल्दी से, उसके बाद चैट में देख के कॉपी में जो लिखे उसको चैट में लिखो. बाकी सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे नंबर आने का कोई प्राइस भी नहीं मिल रहा है. वेरी गुड रिवांश. एक इंसान निकल गया है. वेरी गुड. सो अनुष्का ने कर लिया, अभिषेक ने किया, आयुष ने किया, अनिमेश ने किया. तो ए वाले तो सब कर चुके. उसके बाद डी वाला दिव्यांशु, आर वाला रोशन. सर मैं ऐसे बोल दूं? नहीं, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं. अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो भी ऐसे ही लिख देंगे. हाँ रिवांश, आपने सबसे पहले किया था. ओके, सौरभ ने भी कर लिया है. सर चीटिंग है सर, उससे भी पहले मैंने बोला था. हाँ हाँ, आपने एक वैल्यू बोला था. चलो पूरा बता देता. नहीं ठीक है. अंशु सो रहे हो क्या? कुछ रिप्लाई नहीं अभी तक.
अगर एक क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर नहीं भेज सकते हो तो यू शो डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ना। ओम ने भी भेज दिया, दीक्षा ने भी भेज दिया, शुभम ने भेज दिया, निखिल ने भेजा, कौन बच गया? रितेश, रितेश एक बार अनम्यूट करना तो, आवाज सुननी है। हाँ सर। और चलो, मेरे को लग रहा था सो रहे हो, कुछ मैसेज नहीं आ रहा था। सर भेज रहे हैं। भेजो। ठीक है अनुष्का आपका। हाँ दिव्यांशु, घर जाके पढ़ोगे तो चीजें सेम दिखनी चाहिए कि नहीं, इसीलिए सेम किया गया है। ओके, बहुत टाइम मिल गया गाइस, आगे बढ़ते हैं अब। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यहाँ पे x+3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट? x+3 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो वहां से आप x की वैल्यू निकाल पाओगे -3। नेक्स्ट z+4, z+4 यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो यहाँ से z की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से आप बाकी सॉल्व कर पाओगे, राइट? और जिसको भी अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है, तो दिव्यांशु ने अभी अभी बताया कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी का शायद एग्जांपल है, चेक कर लेना, ठीक है? बट प्रोसेस आई बिलीव सबको समझ में आ गया। अपने आंसर्स वहां पे एक बार वेरीफाई कर लेना, अगर कोई गलती होती है तो। आई डोंट थिंक किसी ने गलती की है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो एक्स वाई जेड हो गया -3 -5 2, एंड एबीसी हो गया -2 -7 -1। हर्षित, सब सेम है? यस सर, बिल्कुल सेम है। दिव्यांशु ने तो पेज नंबर बता दिया है, पेज नंबर 63 में क्वेश्चन है आपका। ओके, सो इक्वल मैट्रिक्स डन। आगे बढ़ते हैं अब, लगभग 15 मिनट बच रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट अभी कवर करने हैं, तो सब ध्यान दीजिएगा, हो सके तो कोई लीव ना करे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब जब दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो हमने देखा था ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट? और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर इसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि यार दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक 10x5 का मैट्रिक्स को एक 4x2 का मैट्रिक्स के साथ कैसे जोड़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं? तो सिंपल सा रूल क्या है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, तभी एडिशन पॉसिबल है। सो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? The sum of two matrices is a matrix obtained by adding the corresponding elements of the given matrices. तो दो मैट्रिक्सेस का एडिशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको एक नया मैट्रिक्स मिलता है, जिसके एलिमेंट कैसे आते हैं? तो दोनों ओरिजिनल मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर मिलता है, ठीक है? तो फर्दरमोर द टू मैट्रिसेस हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। So does if A is equal to, यहां देख सकते हो A के अंदर ये 2x3 का एलिमेंट है, 2x3 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक दूसरा मैट्रिक्स B लिया गया है, अगेन इट्स अ 2x3 मैट्रिक्स। अगर हम इसका एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम इसका एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में आपका A प्लस बी क्या होगा? तो A प्लस बी विल बी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन, मतलब A11 प्लस B11 आएगा यहां पे, ठीक है? A12 के साथ B12 ही जाएगा यहां पे, ठीक है? और इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होगे, बड़ा आसान है। इसके जैसे मैं एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे एलिमेंट दिया है 1 2 3 4, दूसरा एलिमेंट दिया है B जो हो गया
5 6 7 8 राइट, और मुझे फाइंड आउट करना है a प्लस बी। आशुतोष एक बार अनम्यूट करना तो खुद को। आशुतोष दो केसेस होते हैं। सर हाँ आशुतोष इनको ऐड करके बताओ कितना आएगा वैल्यू जल्दी। अनम्यूट कर लिया खुद को। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं है, नेट पे भी नहीं मिलेगा। अगर सुने हो क्या होता है एडिशन तभी बता पाओगे। बोलो बोलो आशुतोष। सर आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, सुनना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। कोई भी अनम्यूट करके आंसर बता दे। एनीवन एल्स? 6 8 10 12 सर 6 8 10 12 6 8 8 10 10 12 12। तो देख लो आशुतोष, ओम, निखिल, हर्षित, 3-4 लोग खुद को अनम्यूट करके इंस्टेंट आंसर देने लग गए थे। सुनो यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता चल गया था कि आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि अगर कोई ध्यान से सुन रहा है और मैं उसको बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए ना, तो अगर फोन हाथ में है तो अनम्यूट का बटन बड़ा पास में रहता है तो 1 सेकंड के अंदर अनम्यूट हो जाना चाहिए। जब 5-10 सेकंड लगते हैं तो पता चल जाता है कि वो ऑन करके छोड़ा हुआ है। 12th में हो यार, अब वो सब छोड़ दिया करो, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा इस सेशन में। ओके एवरीवन लुक एट दिस। मैंने अभी स्क्रीन पे 3 मैट्रिसेस रखे हुए हैं ए बी डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। और मैंने कुछ केसेस रख दिया है। ए प्लस बी, ए प्लस डी, बी प्लस डी, ठीक है। और मैं सिंपल से एक पोल रन कर रहा हूं। पोल को देखकर बताओ इनमें से कौन सा डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब कहां कहां पे एडिशन कर सकते हो। पोल में मार्क करो, ठीक है, चैट में मत बताओ, बता सकते हो बट पोल में भी पार्टिसिपेट करो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ए प्लस बी, ए प्लस डी, बी प्लस डी एंड नोटा, नन ऑफ द अबव। सो पोल में अभी तक 18 में से 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चैट में अभिषेक, शुभम, हर्षित, अनिमेश, हर्षित, पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। 14 लोग हो गए, अभी भी 4 लोगों ने नहीं किया है। ओके तो 1 मिनट आई थिंक एनफ टाइम है, राइट। सो ये पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। यू गॉट एग्जैक्टली 1 मिनट। सर ये नोटा क्या है? नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वोटिंग करने जाते हैं ना लोग, तो वहां पे भी लास्ट वाला बटन नोटा होता है जिसपे सबको दबाना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 73% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है। 73% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है। ए प्लस बी एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसका एक बार ऑर्डर बस लिख देता हूं। दिस इज 3x3, दिस इज 3x2 एंड दिस इज 3x3। तो आप देख सकते हो कि ए और डी का ऑर्डर सेम है, ए और डी का ऑर्डर सेम है, तो इसीलिए ये डिफाइन होगा। ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भले ही उसके नंबर ऑफ रोज सेम है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी प्लस डी में सेम लॉजिक, नंबर ऑफ रोज इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये आप एडिशन ही नहीं कर पाओगे। हाँ देखा था मैंने पोल में हालत। पोल में अगर देखोगे तो ऑप्शन बी में 2 लोग थे,
अच्छा चलो मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहला, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। क्लास 7-8 में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये सब पढ़े थे ना, वही सेम चीज यहाँ पे भी आ रहा है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि उसे आप पलट सकते हो। जैसे a प्लस बी कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी ना, b प्लस ए कैलकुलेट करके भी वही वैल्यू आने वाली है। ठीक जैसे कि 5 प्लस 4 9 होता है, 4 प्लस 5 9 होता है, तो यहाँ पे भी आप a प्लस बी अगर कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी वो b प्लस से भी सेम वैल्यू आने वाली है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तो a प्लस बी प्लस सी, जहां पे आपने पहले ए बी को ऐड किया उसके बाद उसको सी में ऐड कर रहे हो, एंड दूसरा है पहले आप b प्लस सी को ऐड किया उसके बाद उसमें a ऐड कर रहे हो। दोनों के केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगा तो आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तीसरा इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मैथ्स में नॉर्मल जब नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर वगैरह पढ़ते थे ना, तो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी होता था 0। बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी क्या करता है, वो एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी में जोड़ने से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती थी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने मैथ्स में 80 में से 40 नंबर स्कोर किया, और उसमें अगर मैं आपको एक 0 मार्क्स का बोनस दे दूं, 0 मार्क्स का बोनस दे दूं, तो उससे आपके मार्क्स चेंज नहीं हुए ना। ठीक उसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे भी होता है कि कोई भी ए मैट्रिक्स में अगर मैं एक नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, कोई भी ए मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, तो उससे मेरा मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता, मेरी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है सर वो 0 4 के 40 के बाद लगा दीजिएगा सर बोनस। अच्छा ठीक है। और बता दूंगा पिताश्री को कि निखिल ने बोला, हर्षित ने बोला था कि 40 को 400 कर देना है। 80 नंबर का पेपर में 400 नंबर स्कोर कर रहे हो हैं। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, एक ऐसी चीज जो आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स मतलब उल्टा समझते हो, ठीक है, और एडिटिव इनवर्स मतलब कोई भी नंबर का उल्टा होता था लोअर क्लासेस में। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका माइनस मैट्रिक्स कह सकते हो, -1 मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये कह सकते हो कि जब एक मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स के लिए उसका एक्स मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स बोला गया है, तो ए प्लस एक्स जो होगा, ए प्लस एक्स का वैल्यू शुड बी अ नल मैट्रिक्स। ए प्लस एक्स का वैल्यू शुड बी अ नल मैट्रिक्स। तो अगर आपने दो मैट्रिक्स को ज्वाइन ऐड किया है, ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड किया है और उसका रिजल्ट एक नल मैट्रिक्स बन रहा है, तो उस केस में आप बोलोगे कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है ना। तो इफ a प्लस b is equal to o, then a and b are additive inverse of each other, are additive inverse of each other. एंड लास्टली कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या होता था यार, जैसे अपन 5 + 4 = x + 4 होता था नॉर्मल मैथ्स में, तो हम क्या करते थे, दोनों साइड में जो नंबर होती थी, सेम नंबर अगर दिख रही तो हम उसको कैंसिल कर देते थे। सेम तरीके की चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप 3 मैट्रिसेस है ABC सेम टाइप के, सेम ऑर्डर के, और अगर आपका इक्वेशन बन रहा है a + b = a + c, सॉल्व किया, मान लो एक पॉइंट पे इक्वेशन बन रहा है a + b = a + c, तो उस केस में जो सेम वाला है मैट्रिक्स, उसको दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो। तो a को दोनों साइड से आप कैंसिल बिल्कुल कर सकते हो। यस दिव्यांशु, तो यहाँ पे b = c हो जाएगा। इस केस में हमारा कैंसिलेशन होगा राइट कैंसिलेशन, तो यहाँ पे भी आपका b का वैल्यू c के बराबर होगा। ठीक है, नॉर्मल कैंसिलेशन वाली चीज है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन में हम क्या करते थे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, राइट। सिंपल एडिशन, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाते थे, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट, वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और इसको सॉल्व करो। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं,
ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 2-3 बचे हुए हैं, जल्दी से इसको पार्टिसिपेट करो। हरी अप गाइस, इट्स 40 सेकंड हो गया, 4 लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट होते ही मैंने पोल को एंड कर देना है। 1 मिनट होते ही मैंने पोल को एंड कर देना है। चलो, सो आई एम एंडिंग द पोल हियर। 1 मिनट 5 सेकंड हो गए थे। इसके रिजल्ट देखिए आप लोग। 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 9 में से 8 लोगों का कहना है इट्स ऑप्शन बी। 9 में से 8 का कहना है ऑप्शन बी। चलो मैं इसका लॉजिक बताता हूं, मुझे अगर इसको जल्दी सॉल्व करना होता। मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेम है, तो मैं उसमें क्यों ऐड करके दिमाग लगाओ यार। आगे चलते हैं। आगे की पार्ट को देखोगे, मान लो अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूं 1 + 3, क्योंकि ऐड हो रहा है तो 1 + 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 + 3 - 2 हमारा -2 हो जाएगा, राइट? तो ये -2 यहाँ पे दिख रहा है, तो जनरली इट शुड बी इधर ऑप्शन सी और इट शुड बी ऑप्शन डी। या तो ऑप्शन सी होना चाहिए या ऑप्शन डी होना चाहिए। और इसके बाद आप इसके बाकी वैल्यूज को एक बार जल्दी से ऐड करके देख लो। जैसे 0 + 5 - 0, तो यहाँ पे -5 आ रहा है। ओ एक मिनट सर +2 आएगा। कहाँ पे +2 आएगा? सर 3 + 1 4 - 2। हाँ ये माइनस दिया हुआ है ना, तो ये तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, बिकॉज अच्छा 3 + 1 - 2, तो ये 2 यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, सॉरी यहाँ दिख रहा है। फिर 0 + 5 - 0 यहाँ पे दिख रहा है। 1 + 3 4 - 4 यहाँ दिख रहा है। फिर 0 + 5 - 3 यहाँ दिख रहा है। 1 + 6 - 4 7 - 4 3 यहाँ दिख रहा है। लास्टली 0 + 5 - 5 यहाँ दिख रहा है। सो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। लास्ट कॉन्सेप्ट 1 मिनट का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये ना स्केलर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना यहाँ पे स्केलर का मतलब वी आर एक्चुअली मीनिंग अ कांस्टेंट। हम एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या चेंजेस आते हैं उस मैट्रिक्स में? So let A be any matrix and alpha be any scalar, then multiplication of the matrix A by the scalar alpha is denoted by alpha into A. मतलब अगर A मैट्रिक्स में एक अल्फा स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन अल्फा इंटू ए होता है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड, इंपॉर्टेंट यहीं पे सब कुछ छुपा हुआ है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय अल्फा। और आप उस नए मैट्रिक्स को कैसे ऑब्टेन करते हो? आप ई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक ए मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना? अब मैं इसका 3a निकालना चाहता हूँ, तो 3a का मतलब क्या होगा? 3 टाइम्स करूंगा, 3 टाइम्स कर दूंगा मैट्रिक्स का, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स तो हर एक एलिमेंट 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये 3 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 3 1 यहाँ पे 3 आएगा, ये 1.5 into 3 4.5 आएगा, ये √5 into 3 3√5 आएगा, 7 into 3 21 हो जाएगा, एंड -3 into 3 -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कर नया मैट्रिक्स लेकर आना है, ठीक है? तो इसके बाद वैसे एक और स्लाइड रखा था मैंने, बट चलो ये मैं अगली क्लास में करूंगा, ठीक है? सर तो तो अभी अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा ना सर? हाँ अल्फा का वैल्यू, जैसे यहाँ पे कहने के लिए अल्फा का वैल्यू इसके इसमें 3 दिया हुआ था, ठीक है? अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ था, ओके? तो हमने एक्सरसाइज 3.1 आपका जो है ना एनसीईआरटी का,
उसके लिए जो भी चाहिए था वो पढ़ चुके हैं। 3.2 का जो शुरुआत किया था हम लोगों ने, आप थोड़ा सा 3.2 का पार्ट को रीड करना। अभी क्लास को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्या चीज सॉल्व करना है नहीं सॉल्व करना है वो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। दिव्यांशु, अगर दो अलग अलग मैट्रिसेस हो तो समझा नहीं मैं। दीक्षा, सेकेंड एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर है। मेरी अगली क्लास है, मैं टाइम पे क्लास को एंड करना चाहता हूँ, हम इसको अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा देवांश, क्लास एंड होते ही पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क क्या करना है वो मैं बता दूंगा ग्रुप पे। वीडियो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाएगी आपके पास, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। वेलकम। कुछ क्वेश्चन होगा तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। एंडिंग द सेशन हियर।